हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। ये लुसेंट सीरीज है जिसमें हम लोग 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 4 है। आज ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है। हो सकता है कि ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाए। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को आज हमें ख़त्म करना ही है। क्योंकि अगले बार से एक नया टॉपिक से शुरुआत करेंगे। और आपको सिर्फ इतना करना है, इस वीडियो को देखकर आपको लुसेंट बुक खोलकर एक बार रिवीजन कर लेना है। उससे उसके साथ गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। तो चलिए फिर ज़्यादा बात नहीं करते हैं और अपने टॉपिक से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आज बात करने वाले पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। मतलब प्राचीन काल में जो जो चीज़ें हमें वस्तु में मिली हैं, उसके अनुसार या उसके तौर पर हम लोग को क्या क्या जानकारी मिली, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले इसी को उठा लेते हैं, इस वर्ड को, पुरातत्व, जिसे आर्कियोलॉजी कहा जाता है। आर्कियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। आर्कियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। आप बोलते रहिए, हम लोग साथ साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई किसी का कुछ नहीं है, हम लोग भाई हैं, भाई, ठीक है। सो अब हम बात करने वाले बोगाज बोई, ठीक है। कौन सा? बोगाज बोई। बोगाज बोई क्या एक अभिलेख है। इसमें बोगाज बोई में वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। बोगाज बोई में एक अभिलेख है जिससे हमें वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक देवताओं का नाम क्या है? इसमें 3 है, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा। मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य। बोलिए, मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य। बोगाज बोई एक अभिलेख है। इससे वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिनका नाम है, जिनमें 3-4 देवताओं की नाम उल्लेख है। मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान रखिएगा, क्लास करने के बाद लुसेंट बुक पढ़ना मस्ट है। वेरी वेरी, समझना, इम्पोर्टेंट, कि आपको लुसेंट पढ़ना ही पढ़ना है। न तो फिर अब 10-15 मिनट इसमें दे रहा है, इसका मतलब कोई नहीं बनेगा। फिर आपको 10-15 मिनट बर्बाद है। और समय मत बर्बाद करिए ना, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है भाई। चलिए फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवीजन करेंगे, अच्छे से करेंगे। अब बात करें बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ। बेसनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ इसको कहा जाता है, ठीक है। बेसनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ, ठीक है भाई। इस स्तंभ को, हाँ जी बोलिए, बेसनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ को होलियोडोरस का स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है। होलियोडोरस का स्तंभ किसे कहा जाता है? या होलियोडोरस का स्तंभ, तो आप ध्यान दीजिएगा, विदिशा गरुड़ स्तंभ को, जिसे बेसनगर स्तंभ भी कहा जाता है। यह कहाँ पे है? तो आप ध्यान दीजिए, इसका लोकेशन कहाँ है? तो आप ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बेसनगर, जिसे विदिशा गरुड़ स्तंभ कहते हैं, जिसे होलियोडोरस का भी स्तंभ कहते हैं, यह भागवत धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन आएगा, विदिशा गरुड़ स्तंभ किससे संबंधित है? तो भागवत धर्म से, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय ही नहीं है। हाथी गुम्फा अभिलेख, पहली बार भारतवर्ष शब्द का जिक्र किस अभिलेख में किया गया है? क्वेश्चन आता है, पहली बार भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो आपका आंसर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष शब्द का जिक्र किया गया है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सौगौरा अभिलेख। बोलिए, सौगौरा अभिलेख। सौगौरा अभिलेख, सौगौरा अभिलेख में यह उल्लेख है, यह बताया गया है कि संकट काल में उपयोग होती हुई खाद्यान्न सुरक्षित रखा जाता था। इसका मतलब है कि जब विकट परिस्थिति जब आता था प्राचीन काल में, उस समय भी हम लोग, मतलब उस समय के लोग विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए पहले से ही खाद्यान्न यानी अनाज को इकट्ठा करके रखते थे, कि यदि कोई विपरीत परिस्थिति आएगा या अकाल आ जाएगा तो हम बचे हुए अनाज जो सेव करके रखे उसको हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे अभी कोरोना काल में सरकार हम लोग को फ्री में अनाज दे रही थी, क्योंकि पहले से सेव करके रखी थी। उनको पता था यदि कभी विपरीत परिस्थिति आएगा इसको फ्री में, आप समझ गए। चलिए ज़्यादा नहीं बात करते हैं, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं भीतरी अभिलेख, ठीक है। भीतरी अभिलेख, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भीतरी अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें यही जानकारी मिलती है कि भीतरी अभिलेख से, कि पहली बार भारत पे हूणों का आक्रमण, इससे
पहली बार भारत पे हूणों के आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो आप ध्यान दीजिएगा, पहली बार भारत पर हूणों के आक्रमण की जानकारी हमें भीतरी अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से? भीतरी अभिलेख से। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करने वाले एरण अभिलेख में। कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख। बोलिए, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख को भानुगुप्त का अभिलेख भी कहा जाता है। किस अभिलेख को भानुगुप्त का अभिलेख कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा एरण अभिलेख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन काल का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। आप ध्यान दीजिएगा, किस राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है? तो आपका आंसर होगा सातवाहन काल। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बात करें मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, अभी बोलिए मेरे साथ, मंदसौर अभिलेख। जी हाँ, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि रेशम बुनकर श्रेणियों के बारे में रेशम बुनकर श्रेणियों के बारे में जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो आपका आंसर होगा सिंपल सा, रेशम बुनकर श्रेणियों के बारे में जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से मिलती है? मंदसौर अभिलेख से। अब हम बात करने वाले हैं बुर्ज होम के बारे में। ठीक है, बुर्ज होम, यह कश्मीर में है। बुर्ज होम कश्मीर में है। यह एक नौपाषाणिक स्थल है। बुर्ज होम नौपाषाणिक स्थल है जो कहाँ पे है? कश्मीर है। बुर्ज होम में गर्तावास पाया जाता है। गर्तावास मतलब गड्ढा घर। इसका मतलब यह हुआ कि गड्ढा खन कर या खोद कर उसके अंदर घर था, जैसे सीढ़ियों से आप अंदर जाते थे, वहाँ पे अंदर लोग रहते थे। इसकी यह कहाँ थे गर्तावास? तो आप कहिएगा बुर्ज होम में। गर्तावास कहाँ पाई गई है, सॉरी यार, तो आपका आंसर होगा बुर्ज होम में। ठीक है, बुर्ज होम में ही मनुष्य, पालतू जानवर कुत्ता, जो पालतू जानवर कुत्ता मनुष्य दोनों को दफनाया गया था बुर्ज होम में। एक क्वेश्चन आता है कि मनुष्य पालतू जानवर को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिलता है, किस जगह से? तो आपका आंसर होगा बुर्ज होम से। बुर्ज होम से मनुष्य और जानवरों को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, प्राचीन सिक्का, जिसको हम लोग क्या कहा जाता है? प्राचीन सिक्का को आहत कहा जाता है। प्राचीन सिक्का को क्या कहा जाता है? आहत। ठीक है, प्राचीन सिक्का को आहत कहा जाता है। इसे साहित्य में कासार्पण कहा जाता है। साहित्य में से क्या कहा जाता है? कासार्पण। अब हम बात करने वाले हैं सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का श्रेय किसे जाता है? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का श्रेय किसे जाता है? यवन शासकों को। किसे जाता है? यवन शासकों को सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का श्रेय जाता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख जाता है, इसलिए ये एक हॉट क्वेश्चन है, यानी हर किसी एग्जाम में दिख ही जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन लगाइएगा फिर भी दिखेगा, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके मिथ हैं। ठीक है, अरिकमेडु जो कहाँ पे है? पुदुचेरी के निकट में है। इससे अरिकमेडु से रोमन सिक्का प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि रोमन सिक्का किस जगह से प्राप्त हुआ है? अरिकमेडु मतलब अब उसे पुदुचेरी कहा जाता है। जो पुदुचेरी के आसपास के जगह है उसको अरिकमेडु कहा जाता था। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, हम नहीं चाहते हैं। अगला पार्ट 5 ला देंगे। ठीक है, अगले वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, बाय।